स्टूडेंट कैसे हो भाई? खुश और स्वस्थ चलो। मैं संजय सोनी भगवती संस्थान द्वारा संचालित इस ऑनलाइन स्टडी प्रोग्राम में एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूँ। क्लास 10th में मैथमेटिक्स में अपना जो टॉपिक चल रहा था, चैप्टर नंबर 3 चल रहा था, बहुपद चल रहा था ना भाई। तो बहुपद में अपन ने बहुपद की परिभाषा पढ़ ली थी। फिर उसके बाद द्विघात बहुपद क्या होता है, ax² + bx + c ये द्विघात बहुपद होता है। इसके शून्यांक के बारे में पढ़ा था। दो शून्यांक होते हैं, अल्फा और बीटा। फिर इन शून्यांकों और गुणांकों के संबंध के बारे में पढ़ लिया था। एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर ली थी। 3.2 में विभाजन भी कर लिया था। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि ये बहुपद वाला जो टॉपिक है, स्पेशली बहुपद की बात कर रहे हैं, वो कंप्लीट हो गया था। इसमें दो टॉपिक इंक्लूड है इस चैप्टर में। दूसरा है द्विघात समीकरण। तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं द्विघात समीकरण। तो बहुपद, द्विघात बहुपद अपन ने पढ़ा था, क्या था, ax² + bx + c। तो ऐसे ही जो द्विघात समीकरण है वो भी यही होता है। कोई भी पढ़ेंगे अपन में, जैसे अभी थर्ड के बाद फोर्थ चैप्टर आएगा, रेखीय समीकरण लिखा है, तो उसका व्यापक रूप पढ़ते हैं अपन। सामान्य रूप, जिसको सामान्य रूप बोलते हैं, वो व्यापक रूप होता है। ऐसे ही अपन उसके बाद अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी पढ़ेंगे, तो उसका भी सामान्य रूप। तो अपन सामान्य रूप से ही स्टार्ट करते हैं, या व्यापक रूप बोल रहे हैं। तो सामान्य रूप, सामान्य रूप क्या होता है, ax² + bx + c = 0, जहां a बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। कारण मान लो a बराबर 0 है, तो 0 से x² गुणा होंगे, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये टर्म यदि 0 हो गई तो क्या बचेगा, bx + c बचेगा। और bx + c एक रैखिक समीकरण होता है, न कि द्विघात समीकरण। समझ में आ गई ना बात? तो द्विघात समीकरण होने के लिए समीकरण में निश्चित तौर पर x² होना चाहिए। जिस भी समीकरण में x² नहीं होगा वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। केवल x होगा तो वो रैखिक समीकरण होगा, x² होगा द्विघात समीकरण होगा, x³ होगा त्रिघात होगा। क्यूब भी नहीं होना चाहिए, केवल और केवल x² वाली टर्म होनी चाहिए। x² के साथ x है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं आएगा। हाईएस्ट पावर x² होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए x पे। ठीक है ना भाई? ये सामान्य रूप है, स्टैंडर्ड फॉर्म। जो स्टैंडर्ड फॉर्म अपन लेके चलते हैं वो ax² + bx + c, यानी x² वाला पद होना चाहिए, x वाला पद होना चाहिए और अचर पद भी होना चाहिए। ये एक सामान्य या स्टैंडर्ड फॉर्म है। किसी को मान लो c नहीं होता है तब भी ये द्विघात समीकरण बोला जाएगा, या ये वाला नहीं होता तब भी द्विघात समीकरण बोला जाएगा, या ये दोनों ही नहीं हो तब भी द्विघात समीकरण है। x² पे डिपेंड करता है, x² होना ही चाहिए। ठीक है ना भाई? अब जैसे द्विघात बहुपद में मैंने बताया था कि जितनी x की घात उतने उसके शून्यांक, तो ऐसे ही इसके भी दो घात है तो दो ही शून्यांक होते हैं। यहाँ पे हम उनको क्या बोलते हैं, शून्यांकों को हल, द्विघात समीकरण का हल, द्विघात समीकरण के शून्यांक ज्ञात करो। ठीक है ना भाई? तो द्विघात समीकरण के शून्यांक कैसे होंगे, दोनों बराबर होंगे या विपरीत चिन्ह के होंगे या समान चिन्ह के होंगे या अलग अलग होंगे या वास्तविक होंगे या नहीं होंगे, इसका भी पता अपन लगाते हैं। लेकिन उससे पहले अपने सिलेबस में जो समीकरण के शून्यांक ज्ञात करने की विधियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो केवल पहली विधि है गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। ठीक है ना भाई? दूसरी है पूर्ण वर्ग बनाकर, पूर्ण वर्ग बनाकर। और तीसरी है द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र।
या इसको बोलते हैं श्रीधराचार्य विधि। ठीक है ना भाई। अपने सिलेबस में ये तीनों ही विधियां हैं, तीनों ही विधियों को अपन को पढ़ना है और सीखना है कि तीनों विधियों द्वारा कैसे अपन समीकरण के हल ज्ञात करते हैं। सवाल आएगा निम्नलिखित द्विघात समीकरण को हल कीजिए और इसके शून्यांक ज्ञात कीजिए या इसके रूट्स ज्ञात कीजिए। ठीक है ना भाई। तो अगर उसमें लिखा नहीं आया विधि का नाम तो अपन फ्री है, तीनों में से कोई सी भी विधि लगा देंगे। लेकिन यदि उसने लिख दिया कि निम्नलिखित द्विघाती समीकरण को द्विघाती सूत्र द्वारा हल कीजिए तो द्विघाती सूत्र भी लगाना पड़ेगा, या श्रीधराचार्य विधि द्वारा हल करो तो श्रीधराचार्य विधि ही लगानी पड़ेगी। समझ में आ गई ना बात। अब एक्चुअल में क्या है कि जैसे अपन रेखीय समीकरण का ग्राफ बनाते थे, सपोज करो x प्लस वाई बराबर 5 था, x प्लस वाई बराबर 5 था, तो मैं जैसे ग्राफ बनाता था इसका x y ऐसे एक टेबल बनाता था, x बराबर 1 तो y बराबर कितना आ गया 4, x बराबर 2 तो y बराबर कितना आ गया 3, x बराबर 3 तो y बराबर कितना आ गया 2। इस तरीके से टेबल बना ली। एक बिंदु तो हो गया 1,4, एक हो गया 2,3, एक हो गया 3,2। फिर ऐसे लाइन खींच के ग्राफ पेपर पे ये व्यक्त करते थे 1,4, 2,3,2 और ये लाइन आ गई। ये लाइन हो गई x प्लस वाई बराबर 5 की। ऐसे का ऐसे ही यदि अपन द्विघात समीकरण जो हमको दे रखा है उसका ग्राफ बनाए तो उसकी क्या पोजीशन होती है देखें। द्विघात समीकरण का ग्राफ कैसे बनाएंगे, इसका तो सरल रेखा आता है। अब द्विघात समीकरण का ग्राफ कैसे आएगा, उसका प्रेजेंटेशन कैसे होगा तो देखें। जो भी द्विघात समीकरण दे रखी है, सपोज करो आपको x वर्ग प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0 दे रखा है तो आप इसको बराबर में y मान लें। क्लियर। अब इसमें x के मान लिखे। सबसे पहले मैंने x बराबर 1 लिखा तो क्या आएगा 1 का वर्ग 1, 2 एकम 2 प्लस 1 तो y बराबर आ गया 4, बिंदु हो गया 1,4। ठीक है। फिर ऐसे ही x बराबर 2 लिखा तो देखो y बराबर कितना आ जाएगा 2 का वर्ग 4, 2 दूना 4 और 1 कितना आ गया बेटा 9, तो एक बिंदु 2,9 आ गया। फिर ऐसे ही x बराबर 3 लिखे तो देखो y बराबर कितना आ जाएगा 3 का वर्ग 9, 3 दूना 6 और 1 9 6 15 और 1 16 तो ये आ गया 3,16। इस तरीके से जब इन बिंदुओं को अपन फ्री हैंड से मिलाते हैं, उनको तो स्केल से मिलाते थे लाइन वालों को, इसको अपन हाथ से मिलाएंगे इस तरीके से तो इसकी देखो क्या स्थितियां बनती है, कैसा चित्र आता है देखें। मैं यहाँ पे बना के बताता हूँ। या तो इसका चित्र ऐसे आएगा, ठीक है, ये यू टाइप का, इसको बोलते हैं परवलय। क्या बोलते हैं बेटा, परवलय। आप 11th क्लास में इसके बारे में विस्तृत पढ़ोगे। परवलय की इक्वेशन क्या होती है, परवलयाकार गति भी होती है। जैसे अपन कोई पत्थर फेंके तो वो इसी रास्ते पे चलता है, वो सीधा ऊपर नहीं जाता, वो थोड़ा सा आगे जाके गिरता है, परवलयाकार गति होती है। तो ये परवलय होता है, ये मेरा x अक्ष है और ये y अक्ष है। तो इन दो बिंदुओं पर ये मान लो x बराबर a1 है, ये x बराबर a2 है, तो ये बिंदु हो गया a1, 0 और ये हो गया a2, 0। इसका मतलब इन दोनों बिंदुओं पे y का मान 0 होता है। इन्हीं दोनों बिंदुओं को यानी a1 और a2 को हम क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण के शून्यांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, द्विघात समीकरण के शून्यांक। तो इस चित्र में हमको दो अलग अलग x के मान दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पे दो वास्तविक एवं भिन्न मूल प्राप्त होते हैं। ठीक है ना, रूट्स को मूल भी बोलते हैं। दूसरा इसका चित्र ऐसे भी आ सकता है, ये a, b और c के मान पे डिपेंड करता है। यहाँ पे ये जो गुणांक और अचर पद है
इन पे ये डिपेंड करता है कि इसका ग्राफ कैसे आएगा। यहाँ इस पोजीशन में क्या हुआ कि A1 और A2 दोनों बराबर हो गए, A1 और A2 दोनों बराबर हो गए। तो इस कंडीशन में दो वास्तविक एवं समान मूल प्राप्त होते हैं, समान मूल प्राप्त होते हैं। ठीक है ना भाई, या इसका सिर्फ ऐसे भी आ सकता है, बिल्कुल, यानी कहीं काट ही नहीं रहा। तो इस कंडीशन में जब x अक्ष को काटेगा नहीं तो y का मान कभी भी 0 होगा नहीं, कभी भी 0 नहीं होगा। अपन ने इस समीकरण को y के बराबर माना था, तो इसका मतलब ये कभी भी समीकरण 0 के बराबर नहीं आएगा, और जब 0 के बराबर नहीं होगा तो समीकरण कैसे हो जाएगा। तो कहने का मतलब इस कंडीशन में कोई वास्तविक हल नहीं होता, कोई वास्तविक हल नहीं होता। अब आप कहोगे कि ग्राफ बनाने कौन बैठेगा, तो सही सी बात है, अपन ग्राफ के द्वारा इनको पता नहीं लगाते कि मूलों की परिस्थिति कैसी होगी। इसके लिए अपन इन गुणांकों में एक नेचर होता है जिसको विविक्त कर बोलते हैं, b² - 4ac, ये अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में भी दो ही टॉपिक है, कौन कौन से, द्विघात समीकरण को हल करना और द्विघात समीकरण के जो मूल है उनकी प्रकृति ज्ञात करना कि कैसे होंगे। तीन ही प्रकृति होती है, इनका ग्राफ जब करेंगे तब ए पॉजिटिव है, अगर ए नेगेटिव है तो हो सकता है कि उल्टा यू आ जाए, लेकिन आएगा यू ही। क्या आएगा, आएगा यू ही। समझ में आ गई ना बात, कोई दिक्कत। चलो अब अपन डिस्कस करते हैं सबसे पहले गुणनखंड विधि के बारे में बात करेंगे कि गुणनखंड विधि जो है वो होती क्या है और उससे अपन कैसे द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करते हैं। देखिए भाई, एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन, 2x वर्ग माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। ये मेरा एक द्विघात समीकरण है, मुझे इसके मूल ज्ञात करने हैं या शून्यांक ज्ञात करने हैं। समझ में आ गई ना बात, मूल या शून्यांक, और वो भी कैसे, गुणनखंड विधि से। केवल अपन पहली गुणनखंड विधि ही डिस्कस कर रहे हैं अभी, गुणनखंड विधि से। ठीक है ना भाई, तो ध्यान से सुनना, गुणनखंड विधि से हल करने के लिए हम बीच वाला जो पद है इसके गुणनखंड करते हैं, दो टुकड़े करते हैं। इसको गुणनखंड क्यों बोला कि हम खंड करते हैं, खंड का मतलब टुकड़े करते हैं, और गुणन क्यों बोला कि उन दोनों टुकड़ों को जोड़ने पे तो ये आएगा बीच वाला, क्योंकि इसी के टुकड़े कर रहे हैं। गुणन करने पर, गुणा करने पे इन दोनों के गुणा के बराबर आना चाहिए। तो पहला काम क्या करते हैं, सबसे पहले ए व सी का गुणनफल ज्ञात करते हैं, गुणनफल ज्ञात करते हैं, ज्ञात करते हैं। समझ में आ गई, ए का मतलब x वर्ग का गुणन और सी का मतलब अचर राशि। चिन्ह का तुम्हें ध्यान नहीं रखना है, फिलहाल केवल संख्यात्मक रूप से जो भी मान है उनका गुणा करना है, x वर्ग वगैरह नहीं लेना है, केवल गुणांक गुणांक लेना है। 2 और 3 कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है ना भाई, फिर दूसरा काम क्या करना है, दो संख्याएं इस तरीके से, इस तरह लेनी है कि उनका गुणनफल बराबर AC, यानी इन दोनों के गुणनफल के बराबर हो जाए, तथा उनका योग या अंतर ये C के अनुसार, ठीक है, B के बराबर होना चाहिए, B के बराबर होना चाहिए। इसको भी समझ लो, ये जो
भी प्रोसेस है वो ए बी और सी पे डिपेंड करती है पूरी तरीके से। जैसे मैंने गुणनफल ज्ञात कर लिया, कितना आ गया मेरा 6। फिर क्या करूंगा मैं, जैसे 6 लिखा, अब वो सभी नंबर लिखूंगा जिनको गुणा करने पे 6 आ रहा है। तो 1 और 6 को गुणा करने पे 6 आएगा, 2 और 3 को गुणा करने पे भी 6 आएगा। अब दूसरा क्या लिख रहा है, उनका योग या अंतर, मैंने दोनों चीजें लिखी हैं, वो इस कारण से लिखी है कि यदि C प्लस का है, C से पहले प्लस लग रहा है, कहने का मतलब C प्लस का है, तो इन दोनों संख्याओं का योग बीच वाली संख्या के बराबर आना चाहिए। यदि C ऋणात्मक है तो इनका अंतर बीच वाली संख्या के बराबर आना चाहिए। योग या अंतर C के अनुसार लिखा है। यदि C प्लस C है तो दोनों को प्लस करने पे बीच वाली संख्या आनी चाहिए, और यदि C माइनस का है तो दोनों को माइनस करने पे बीच वाली संख्या आनी चाहिए। क्लियर है ना बेटा? अब जैसे यहाँ पे तो प्लस लग रहा है, तो इनको प्लस करने पे तो 7 आ रहा है और इनको प्लस करने पे 5 आ रहा है, तो इसका मतलब मेरे गुणनखंड 2 और 3 होंगे। क्या होंगे? 2 और 3। सपोज करो इसकी जगह प्लस की जगह माइनस होता, तो अब माइनस करने पे बीच वाली संख्या 5 आनी चाहिए, तो अंतर इनका 5 आएगा और इनका अंतर 1 आएगा, तो फिर ये गुणनखंड होते। यानी 1 और 6 गुणनखंड होंगे कि 2 और 3 होंगे, ये डिपेंड करता है C के चिन्ह पर। यदि C प्लस का है तो उनको जोड़ने पे बीच वाली संख्या आनी चाहिए, यदि C माइनस का है तो उनको घटाने पे बीच वाली संख्या आनी चाहिए। तो मेरे गुणनखंड हो गए बेटा 2 और 3, ठीक है ना भाई? क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो इनको प्लस करने पे ही 5 आएगा। तो मैं लिखूंगा 2x वर्ग माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3 बराबर 0। ध्यान से तो लेना, खंड इसके हुए बीच वाली के, तो इन दोनों पदों को हल करके आप देख लिया करें, बीच वाली संख्या आ जानी चाहिए विद चिन्ह के। -2 -3 दोनों समान चिन्ह की हैं, तो अतः जुड़ेंगी भी जुड़ेंगी, और जुड़ने में चिन्ह नहीं बदलता, बीच वाले का चिन्ह इनके समान आएगा। तो माइनस की है, माइनस का ही आएगा, 3 और 2 5, अतः मेरा सही है। ठीक है ना भाई? फिर क्या करेंगे, अपन ऐसे 2 के जोड़े बना लेंगे और इनमें से कॉमन लेंगे। तो यहाँ भी बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन होता है, कई टीचर्स कर देते हैं बेफालतू का, कहते कि पहले बड़ी वाली संख्या लिखनी है, बाद में छोटी वाली लिखनी है। बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, बड़ी छोटी लिखने से कोई सेंस नहीं है, आप जैसे जौन सी लिखें, लेकिन बस काय का सेंस है कि इन दोनों को हल करके बीच वाली विद चिन्ह के आ जानी चाहिए। अगर नहीं आ रही तो ही गलत है। आंसर पे कोई फर्क नहीं आता, मैं 3x को पहले लिख देता, 2x को बाद में लिख देता, तब भी आंसर यही आता जो अब आएगा। ठीक है ना भाई? अब इनमें से कॉमन लिया तो 2x कॉमन ले लिया, x माइनस 1 माइनस 3 कॉमन ले लिया, x माइनस 1 बराबर 0। ये दोनों कोष्टक समान आ जाने चाहिए। द्विघात समीकरण का हर पद पे चेक हो जाता है। जैसे पहले तो सवाल ही लिखा, अगली लाइन में जो अपन ने लिखा है इसको हल करने पर ये बीच वाली संख्या बिट चिन्ह के आ जानी चाहिए। फिर इससे अगली लाइन में ये दोनों कोष्टक एक जैसे आ जाने चाहिए। x माइनस 1 2x माइनस 3 बराबर 0। अब देखो क्या हो रहा है, इन दोनों का गुणनफल 0 के बराबर है, तो या तो ये कोष्टक 0 होगा तब 0 आएगा गुणनफल, या ये 0 होगा तब 0 आएगा। गुणनफल 0 आने का मतलब क्या है कि उनमें से एक संख्या 0 के बराबर है, गुणा होने वाली है। तो यदि x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर 1, और 2x माइनस 3 बराबर 0 तो 2x बराबर 3 आया, तो x बराबर 3/2। ये मेरे शून्यांक या मूल आ गए इस द्विघात समीकरण में। ठीक है ना भाई? दोनों कैसे आए? धनात्मक आए। दोनों कैसे आए? धनात्मक आए। क्लियर है? अब मान लो यहाँ भी चेक नहीं किया, यहाँ भी, तो यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। x बराबर इसमें 1 लिख दो, ये 0 हो जाएगा। देखो 2 -5 + 3, 3 और 2 5 -5 0 हो रहा है, 3/2 लिखेंगे तब भी 0 हो रहा है। तो यानी कहने का मतलब द्विघात समीकरण को तो आप हर स्टेप पे चेक कर सकते हो कि सही है या गलत है। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिखा रहा हूँ यहाँ। मैंने कई बार बोला है कि ये जो प्लस के आएंगे, माइनस के आएंगे, कैसे लेना है, वो ए बी और सी के मान पे डिपेंड करते हैं। कैसे करते हैं? ए
ज्यादातर सवालों में धनात्मक होगा। अगर नहीं भी दे रखा है तो आप उसको धनात्मक बना लेंगे पक्षांतर करके या -1 से गुणा करके पूरे समीकरण को। ठीक है, तो मैं हर बार ए पॉजिटिव ही लूंगा, ए नेगेटिव नहीं लूंगा। अब ए पॉजिटिव होने के साथ साथ बी पॉजिटिव है और सी भी पॉजिटिव है, यानी मेरे तीनों धनात्मक हैं, ए बी और सी। तो ध्यान से सुनना, दोनों मूल समान चिन्ह के होंगे। ठीक है, और बी पॉजिटिव है तो दोनों ऋणात्मक होंगे, दोनों ऋणात्मक होंगे। कैसे होंगे बेटा? ऋणात्मक। कहने का मतलब -1 -3 बटे 2 इस तरीके से आएंगे। अब ए तो पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है और सी को मैंने पॉजिटिव लिखा। तो यदि सी पॉजिटिव होता है तो दोनों मूल समान चिन्ह के आते हैं, दोनों मूल समान चिन्ह के। और चिन्ह कैसा होगा? अगर बी नेगेटिव है तो दोनों मूल पॉजिटिव होंगे, दोनों धनात्मक होंगे। कैसे होंगे बेटा? धनात्मक। फिर आ गई अगली कंडीशन की ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव और सी आ गया इस बार नेगेटिव। नेगेटिव होने पर दोनों विपरीत चिन्ह के होंगे, दोनों विपरीत चिन्ह के होंगे, विपरीत चिन्ह के होंगे। ठीक है ना भाई? दोनों कैसे होंगे? विपरीत चिन्ह के। सी धनात्मक होने पर दोनों समान चिन्ह के होते हैं, सी ऋणात्मक होने पर दोनों विपरीत चिन्ह के होते हैं। दोनों जो मूल आएंगे वो विपरीत चिन्ह के आएंगे। ठीक है ना भाई? दोनों विपरीत चिन्ह के होंगे। अब कौन सा धनात्मक कौन सा ऋणात्मक होगा वो बी पे डिपेंड करेगा। तो देखिए बी कैसा है? पॉजिटिव। तो बड़ा मतलब संख्यात्मक रूप से बड़ा मूल ऋणात्मक और छोटा धनात्मक। क्लियर? संख्यात्मक रूप से बात कर रहा हूं मैं, हालांकि माइनस की संख्या छोटी होती है, जैसे -3 और 1, तो संख्यात्मक रूप से 3 बड़ा है तो ये माइनस का होगा, संख्यात्मक रूप से 1 छोटा है तो ये प्लस का होगा। ये है कहने का मतलब। ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव है इस बार और सी भी नेगेटिव है, तो दोनों विपरीत चिन्ह के तो होंगे ही होंगे, विपरीत चिन्ह। ठीक है ना? और बड़ा इस बार धनात्मक होगा, बड़ा धनात्मक और छोटा ऋणात्मक होगा, ठीक है ना भाई? इससे आपको चेक करने में आसानी हो जाएगी कि कैसे मूल आ रहे हैं। ठीक है ना भाई? इस तरीके से आपका आज मैंने फैक्टराइजेशन मेथड कराया है एक उदाहरण के द्वारा। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसी को गुणनखंड विधि को ही आगे करेंगे, इस पे और अलग टाइप के एग्जांपल सॉल्व करेंगे और इसको वापस भी मैं डिस्क्राइब करूंगा उस समय भी। देखो यहाँ पे ये चिन्ह ऐसा है तो इस टाइप के मूल आए हैं। यहाँ पे सी धनात्मक था, बी ऋणात्मक, सी धनात्मक, बी ऋणात्मक, तो देखो दोनों मूल समान चिन्ह के और दोनों धनात्मक, तो मेरे दोनों समान चिन्ह के प्लस के आए हैं और दोनों कैसे आए हैं? प्लस के आए हैं, धनात्मक आए हैं। समझ में आ गई ना बात? तो इस तरीके से अपन चेक कर सकते हैं। ठीक है, जब तक के लिए आप ये वीडियो देखेंगे पूरा और ये पेयर वर्क करना है जो भी आपको दिख रहा है अच्छे से, और इसकी सहायता से आप घर पे बैठ के इसको समझने की कोशिश करें, मनन जिसको बोलते हैं, मनन करने की कोशिश करें और अपनी बुक के एग्जाम्पल सॉल्व करें। जब तक के लिए धन्यवाद।